सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ आरएसएस की शाखा में भी जो कर्मचारी है वो जा सकेंगे। तो देखिए, ये बड़ा आदेश जारी किया गया है, जहां उत्तराखंड में केंद्र के आदेश के बाद अब धामी सरकार ने भी जो आदेश है वो जारी कर दिया है, जहां आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य जो कर्मचारी है वो शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आरएसएस की जो शाखा में भी जो राज्य कर्मचारी है वो जा सकते हैं। तो केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब जो राज्य सरकार है उसने भी आदेश जारी कर दिया है कि जो आरएसएस के जो कार्यक्रम होंगे उसमें जो अभियुक्त है उनका क्या प्रोफाइल, क्या मतलब सर्टेन एज के सभी उस पर भी चल रहा है। उस पर हमने निकाला है, डिटेल आदेश निकाला है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई किए थे अपने थाने और उनका प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। अभियुक्त है उनका क्या प्रोफाइल, क्या मतलब सर्टेन एज के तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड के 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में केंद्र के आदेश के बाद धामी सरकार ने जारी किया आदेश, आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य कर्मचारी हो सकेंगे शामिल। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 में हुए शामिल। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मान पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा। ठांडी में पशुपालन की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा भेड़कू तमाशू मेले का समापन समारोह। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के जीवंत प्रतीक। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस रवैया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के सख्त निर्देश दिए। तो आइए एक बार फिर चलते हैं जहां पर सुदर्शन सम्मान समारोह आयोजन किया गया है और वहां की अपने उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा आदेश, जहां राज्य कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमों में हो सकेंगे शामिल। ये बड़ी खबर, केंद्र के आदेश के बाद सीएम धामी ने जारी किया है आदेश। आरएसएस शाखा में जा सकेंगे उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी, जहां आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकेंगे। देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ये उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धामी सरकार का एक बड़ा आदेश जो है वो सामने आया है, बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब राज्य कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकेंगे। केंद्र के आदेश के बाद सीएम धामी ने भी आदेश जो है वो जारी कर दिया है और आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकेंगे। आरएसएस शाखा में जा सकेंगे उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले ही वक्त में ये आदेश जारी किया था, जिसके बाद अब धामी सरकार ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि आरएसएस कार्यक्रमों में जो राज्य कर्मचारी हैं वो शामिल हो सकेंगे। इससे पहले जो कार्यक्रम होते थे आरएसएस के, उसमें राज्य कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार का जब फैसला आया उसके बाद देखिए अब धामी सरकार का भी ये आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है कि जो भी आरएसएस का कार्यक्रम होगा उसमें राज्य कर्मचारी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। और आरएसएस शाखा में उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी जो हैं वो जा सकेंगे।
आप स्वस्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राजभवन देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी को शिक्षक दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के सम्मान शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाने की घोषणा भी की। शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। तो देखिए, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो शामिल हुए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मान दिया गया है और शैलेश मटियानी पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की गई है। ये शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार हमारे शिक्षक अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करते रहें और उत्कृष्ट कार्य करें, इसी के हेतु शुरू किया गया था। और आज 19 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से ये सारे शिक्षक हमारे समाज में, राज्य के लिए एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे और शिक्षा जगत में जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो प्रेरणा लेकर आगे भी और अच्छे काम करेंगे, जिससे कि इस पुरस्कार की महत्ता भी और इसकी सार्थकता भी बनी रहेगी और हमारे विद्यार्थियों का, नवोदित उदयमान छात्र छात्राओं का भविष्य का सुंदर निर्माण उनके द्वारा होगा। आज अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड के परिवार ने, उत्तराखंड के प्रदेश ने अपने शिक्षकों को शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आज सम्मानित किया। सच कहूँ तो ऐसा लगा कि हमने अपने भविष्य के निर्माण को आज सम्मान दिया है। हमारे लिए हमारा जो भी फ्यूचर है वो हमारे युवा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और आज के दिन पर जो हमने संकल्प लिया है कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से हम राष्ट्र के निर्माण की तरफ अग्रसर हों। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गाजरा क्षेत्र के दुरुस्त ठांडी गांव में आयोजित पशुपालन की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से जुड़े भेड़ को तमाशू मेले के त्रिवार्षिक आयोजन के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश का अग्रणी विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्यवासियों को सुख, शांति और समृद्धि सरकार के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के जीवंत प्रतीक है और उत्तरकाशी के सुदूर डांडी कमत क्षेत्र के लोगों ने अपनी भेड़ को तमाशू जैसे परंपरा के जरिए अपनी संस्कृति विरासत को सहेज के रखा है। वह सराहनीय है और अनुकरणीय है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। सरकार ने उत्तरकाशी जिले और गाजरा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसका लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भेड़ को तमाशू जैसे पारंपरिक आयोजन हमें अपनी विरासत से जोड़ के रखते हैं। इस मेले के संरक्षण के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी किशोर भट्ट ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम करने के साथ ही गांव को खुशहाल और समृद्धशाली बनाने पर सरकार सर्वोच्च ध्यान दे रही है। इस कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा, ब्लॉक प्रमुख डूंडा शैलेंद्र कोहली समेत क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक जो हैं वो उपस्थित रहे। जिले की गाजरा पट्टी के दूरदराज ठांडी गांव के
बौलियाधार में बहुप्रसिद्ध पारंपरिक मेला भेड़ों का उत्सव भेड़ू को तमाशू का आयोजन हर तीसरे वर्ष होता है। लोक देवता बोलियानाग, हरि महाराज और अन्य लोक देवताओं की डोलियों और धार्मिक प्रतीकों के सानिध्य में इस आयोजन में पशुधन की समृद्धि और लोक मंगल की कामना करते हुए पूजा अर्चना के साथ ही बुगालों से लौटी हजारों भेड़ों के झुंडों के साथ पशुचारक बौलियाधार स्थित मंदिर परिसर की परिक्रमा करती हैं। आज मेले के समापन पर हजारों भेड़ों के साथ ये अनूठी परंपरा निभाई गई। पशुपालन मंत्री ने इस मौके पर भेड़ों की अवगानी करने के साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना की और इस मौके पर देव डोलियों और निशानों के नृत्य के साथ ही पारंपरिक लोक नृत्यों का आयोजन भी किया गया। जिले के गाजरा, धनारी और नाल्ड कुठड़ पट्टी के गांवों के साथ ही टिहरी जिले के थाती, कठूर, आरगढ़, गोनगढ़, उपली, रमोली आदि पट्टियों के हजारों ग्रामीण जो है इस मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। तो मेरा भी यहाँ पर पहुंचे समय हमारा जो नौजवान साथियों कैसे आगे बढ़े मेला देखने आया हूँ। मंदिर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया। लोगों की आस्था देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से लोगों का बोलिया महाराज जी के ऊपर आशीर्वाद है, उनकी आस्था है। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस मकसद से वो यहाँ पर आए हैं कि उनकी मवेशी सुरक्षित रहें और भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, वो पूर्ण हो और ये क्षेत्र आगे बढ़े। और यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड आगे बढ़े और मादी मोदी जी का जो सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का तो दशक हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घिरने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस का रवैया रहता है, इसलिए धर्म का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाने के लिए सरकार को अपना पराया देखकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गणेश जोशी पर जो आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है उस पर सरकार को निर्णय लेना है। इस मामले में कैबिनेट विचार करेगी। उन्होंने कहा कि अपना पराया छोड़कर और न्याय के रास्ते को अपनाना ही धर्म है। उन्होंने कहा कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा आचरण धर्म अनुसार होना चाहिए। सत्येंद्र धनोला जी देखो इस सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे इसके बारे में, कैबिनेट विचार करेगी क्या है सच्चाई क्या है। तो ये सब चीज देखो भाई ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा। तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। तो वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कोरोनेशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि सविन बंसल ने विगत दिवस देहरादून के जिलाधिकारी का चार्ज लिया। उन्होंने आज सुबह जिला अस्पताल पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में मरीज को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही मरीजों को दिए जाने वाले भोजन और पानी को लेकर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की। साथ ही उन्हें सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। अस्पताल में कई जगह गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने वहां मौजूद अफसर को आगे से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। डीएम देहरादून सविन बंसल ने कहा कि जिला अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल में काफी संख्या में
मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां पर उन्हें हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन इस बीच कहीं पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और मरीजों को सभी सुविधाएं मिले, इसका खास ख्याल रखा जाए। हॉस्पिटल है जिले का, तो जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सोशल डिलीवरी का एक मुख्य केंद्र है, यहाँ पे इंश्योर करना चाह रहे थे कि सारी सर्विसेज दुरुस्त हों, फार्मेसी से लेके हमारी आईपीडी और जितने भी वार्ड्स हैं। सो कुछ समस्याएं पेशेंट्स ने बताई हैं, कुछ यहाँ के स्टाफ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, और कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने दुरुस्त करने के लिए सीएमएस साहब को निर्देशित किया है। अगली जो हमारी चिकित्सा प्रबंधन समिति में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ दी डिफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स को निदान कर दें। थोड़ा आने जाने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल के एक छात्र ने अपने एक सीनियर पर यौन उत्पीड़न सहित कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको यह भी बताते चले कि 7वीं के छात्र ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसमें असम के गुवाहाटी में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई। अब इस मामले को देहरादून के डालनवाला कोतवाली को ट्रांसफर कर दिया गया है। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्र के पिता असम पुलिस में वरिष्ठ अफसर पद से रिटायर हैं। आरोप है कि स्कूल प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर वो अपने बेटे को लेकर गुवाहाटी चले गए थे और फिर वहां 0 एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर ट्रांसफर होने के बाद अब डालनवाला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी इससे किसी को भी नामजद नहीं किया गया है। वहीं इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल संगीता कैन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह का कोई भी मामला नहीं हुआ है। इस बात को भी उन्होंने मना किया है कि जब उनके सामने इस तरह के आरोप सामने आए तो उन्होंने इसकी जांच करवाई और जांच में आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि छात्र होम सिकनेस है और आरोप सही नहीं है। प्रिंसिपल संगीता कैन ने कहा कि पुलिस ने अभी स्कूल से संपर्क नहीं किया है और पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। देखिए, ये एक एफआईआर 0 एफआईआर थी जो कि शिलांग से ट्रांसफ़र होकर आई थी, तो उसके हमारे यहाँ थाना डालनवाला पर उसमें एफआईआर नंबर लेकर उसको दर्ज कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ फिजिकल अब्यूज़ और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। तो संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। उसमें सर, इसमें कौन-कौन सी धाराओं में आपने मुकदमा दर्ज किया? हाँ, उसमें देखिए जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं और जो आईपीसी की धाराएं हैं 323 है, पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं उसमें दर्ज किया गया है। सर, आरोप किस पे लगाए गए हैं? देखिए, आरोप अभी अज्ञात हैं, उसमें किसी का नामजद नहीं किया गया है किसी को। उसमें ये जो मामला है हमारी ये इंटरनल इंक्वायरी में इसका कोई भी तथ्य पाया नहीं गया है। बच्चे को होम सिकनेस थी, हमने पूरी इंक्वायरी करी। फर्स्ट इंक्वायरी में बच्चे के पेरेंट्स से बात भी कराई गई, कुछ नहीं था। पेरेंट ने छुट्टियों में बताया, तब भी उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं बताई। हमारी जो इंटरनल इंक्वायरी है उसमें हमने सब स्टेक होल्डर से बात करी है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें टीचर्स भी शामिल हैं और उसमें पेस्टोरल केयर स्टाफ भी शामिल है। भारत के गौरव और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जन्म दिवस को श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल नरेंद्र नगर में हर्षोल्लास से मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की प्रतिमा पर शिक्षकों और शिक्षार्थियों ने फूल माला चढ़ाकर देश और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए महान कार्य को याद किया। स्कूल के बच्चों ने पुष्प मालाएं, कार्ड और उपहार गुरुजनों के चरणों में समर्पित कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। गुरुजनों ने छात्र छात्राओं को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के किए गए महान कार्यों की जानकारी देते हुए छात्र छात्राओं से कहा कि वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जीवनी से सीख लेकर जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कहा कि गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता जीवन का सार समझने और आगे बढ़ने के लिए
भाव सागर से पार करने का जो नींव है उस तरह का है। सभी बच्चे उनसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे उनका जन्मदिन मनाना। तो उन्होंने ये कह के बच्चों को बोल दिया कि अगर तुम सच में मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो ये दिन, मेरा जन्मदिन का दिन शिक्षक दिवस के रूप में उनको सम्मान दें, उनको आदर दें और इस तरह आप शिक्षक दिवस को मना सकते। दिवस जैसे कि हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, तो वे एक बहुत बड़े दार्शनिक, शिक्षाविद, फिलोसफर थे और वे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए नई नई टेक्निक्स का प्रयोग करते थे। तो उनका हमारे टीचर्स नई नई चीज़ें सिखाते रहते हैं हमको, जिससे हम आगे बढ़े और कहीं पे हम अपने वो गोल्स को अचीव करें। तो उस पर टीचर्स है, उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। आज 5 सितंबर शिक्षकों का दिवस है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब बच्चे शिक्षकों के लिए ये सब कर पा रहे हैं। शिक्षक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है हमें इतना भी नहीं पता, तो ये हमें बताते हैं कि कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे हमें मानवता करनी है, मतलब सभी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं, हमें कैसे रहना है, किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी के बारे में हमें शिक्षक बताते हैं, तो हमें इन सभी शिक्षकों को बहुत सम्मान करना चाहिए। तो इसी सम्मान के अवसर पर हम सभी टीचर्स को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहिए। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं पौड़ी जिले की, जहां एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया। रिखणीखाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बुलगड़ी में कार्यरत परवेश कुमार नाम के शिक्षक ने जिले की एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया। वहीं छात्रा के परिजनों की तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। काफी खोजबीन के बाद छात्र को परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बताते चले कि आरोपी शिक्षक पहले उसी स्कूल में तैनात था जहां छात्र पढ़ती है। आरोपी शिक्षक ने जब उसने छात्रा का अपहरण किया तब वो मेडिकल छुट्टी पर था। फिलहाल शिक्षक बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। थाना थलीसैन में एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक 17 वर्ष की बालिका किसी व्यक्ति के साथ चली गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 137 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत बालिका को आज सुबह रिकवर किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लालकुआ बरसाती मौसम का फायदा उठाकर जंगलों से लकड़ी काटकर ले जा रहे वन तस्करों के खिलाफ टाडा रेंज की वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों से खैर सागौन से लदे 3 वाहनों को पकड़ा है, जिसे वन तस्कर अवैध रूप से ले जा रहे थे। इस दौरान वन विभाग ने एक तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिसे जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई से वन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर वन विभाग ने पकड़े गए 3 वाहनों को सीज कर फरार वन तस्करों के खिलाफ वन अपराध के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको ये भी बताते चले कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन के जंगलों से वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद लकड़ी जो तस्करी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वन विभाग लकड़ी तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, फिर भी वन तस्कर जंगलों से लकड़ी काटकर ले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस खेल में जंगलों में रहने वाले वन गुज्जर और वन विभाग के कुछ कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं, जो जंगलों को साफ करने में लगे हैं। इसी कड़ी में बीते 1 सप्ताह के भीतर तराई केंद्रीय वन प्रभाग और रुद्रपुर डिवीजन की टाडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूपा नारायण गौतम के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने वन तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए खैर सागौन से लदे हुए 3 वाहनों को पकड़ लिया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। मानसून सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सब ये बरसात के सीजन में ही हो रही हैं। तो ये दिनांक 28 को ये एयरपोर्ट के पास एक हमने गाड़ी सीज की है, पिकअप है,
ये बरेली का नंबर है, इसमें सावन भरा हुआ था और जो प्रथम दृष्टया पता चला है ये लालका क्षेत्र से कहीं सावन आया है। एक गाड़ी ये सीज की है, दूसरी गाड़ी हमने सीज की है 30-8 को, ये केलाखेड़ा क्षेत्र से की है, इसमें भी सावन भरा हुआ है। इसमें एक मुलजिम मिला था, मुलजिम क्या जो ड्राइवर था वही उसका स्वामी था, उसको अरेस्ट करके हमने जेल भेजा है। तीसरी गाड़ी जो सीज हुई है ये 2 नौ को हुई है, सेंट्रो कार है, इसमें खैर भरा हुआ है। पूरी रात उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।